हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मूलों की प्रकृति और हलों की संख्या पे ऊपर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी ग्रुप डी के लगभग सारे शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। यह जो क्लास आप देख रहे हैं वो मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए बहुत ही ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। देखिए, अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, जहां पे जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा उसको हम ए से डिनोट करेंगे चिन्हों के साथ। अगर माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस। जो एक्स का कॉफिशिएंट होगा वह बी कहलाएगा और जो कांस्टेंट होगा वह आपका कहलाएगा सी। जैसे देखिएगा यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम लोग देखते हैं। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1, तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे देखिए क्या है 3, तो बी का मान 3 और सी का मान क्या होगा 5 होगा। अगर हम इसमें बात करें तो ए का मान क्या होगा आपका 1, बी का मान -6 और सी का मान क्या होगा -7 होगा। यानी यहाँ से आपने केवल एक चीज़ समझा है कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, उसी प्रकार से जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है उसको बी से और जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। पहली चीज़। दूसरा देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इसके मूल का और हल का। दोनों दो अलग अलग चीज़ होता है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की यानी कि मूल की, और दूसरा इसके हल की, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वह क्या होगा। हल को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। इसको समाधान भी बोला जाता है। यह दोनों दो अलग अलग चीज़ होता है, ध्यान रखिएगा। अब मूल में और हल में अंतर क्या होता है, गौर से समझिएगा। अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वही मूल या फिर हल कहलाता है। डिफरेंस क्या होता है बाद में समझेंगे, पहले हम लोग यह समझते हैं कि होता कौन है। तो x का जो 2 वैल्यू आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल या हल बोलते हैं। अब इसको सोल्व करने पर x का 2 वैल्यू आएगा तो एक को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से और दूसरे को डिनोट करते हैं बीटा से। ठीक है, हमेशा एक को किससे डिनोट करेंगे, अल्फा से, और दूसरे को बीटा से। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर मूलों की संख्या पूछा जाए तो वह हमेशा कितना होगा, वह हमेशा 2 होगा। इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। अगर मूल का संख्या पूछा जाए तो कितना होगा, 2 होगा। लेकिन किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का संख्या पूछा जाए तो सॉल्यूशन का संख्या 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ये डिफरेंस होता है। क्यों होता है समझेंगे हम लोग। मूल तो फिक्स है आपका, किसी भी द्विघात समीकरण के मूल का संख्या तो फिक्स है 2 होगा, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो आपका क्या हो सकता है, सॉल्यूशन आपका यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। क्यों ऐसा होता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व किया और सोल्व करने के बाद ना x का वैल्यू इस तरीके से आया है 5,5। ठीक है, x का वैल्यू इस तरीके से आया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई x का 2, मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसको सोल्व किए तो x का वैल्यू 5 आया, दूसरा भी 5 आया, तो मूल में क्या होगा कि जो रिपीटेड वैल्यू है उसको भी काउंट करेंगे तो मूल का संख्या 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें हलों की संख्या तो हलों की संख्या में जो रिपीटेड वैल्यू होता है उसको काउंट नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पे इन दोनों को हम एक ही काउंट करेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल क्या होगा, केवल 5 होगा, मतलब कि हलों का संख्या केवल 1 होगा। तो पहली चीज कि मूल में हम लोग क्या करते हैं, रिपीटेड वैल्यू भी काउंट करते हैं, जबकि सॉल्यूशन में जो है वो हम लोग रिपीटेड वैल्यू काउंट नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा कोई और इक्वेशन है जिसको आप सोल्व किए तो इस तरीके से वैल्यू आया, उसका 3 वैल्यू आ गया, 3, 3 और 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, कोई और इक्वेशन है, उसको सोल्व करने पर x का 3, 3 वैल्यू आया, 3, 3 और 1। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसके मूलों की संख्या कितनी होगी, तो मूल होगा 1, 2 और 1, 3। लेकिन अगर उसके हलों की संख्या पूछा जाए तो हल का संख्या क्या होगा, 1 और 1, 2। यानी रिपीटेड वैल्यू को हम लोग हल की संख्या में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, यह भी x का हल है, यह भी x का हल है, दोनों तो सेम ही है। तो ध्यान रखिएगा कि मूल जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा कितना होगा, 2 होगा। सॉल्यूशन 0, 1 और 2 भी हो सकता है। दूसरा डिफरेंस देखिए क्या होता है, जो सॉल्यूशन होगा ना, सॉल्यूशन जैसा कि हमने आपको बताया, सॉल्यूशन यानी कि हलों की संख्या जो है वो आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जो आगे हम लोग समझेंगे कि कब कितना होगा। ठीक है, दूसरी चीज, इसका जो मूल होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा क्या होगा, वास्तविक होगा। यानी कि रियल नंबर हमेशा
सॉल्यूशन हो सकता है। कभी भी अवास्तविक संख्या यानी जो इमेजिनरी नंबर होता है वह कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है, कभी भी हल नहीं होता है। वास्तविक संख्या या अवास्तविक संख्या में अंतर क्या होता है? तो रूट के भीतर देखिए, अगर कोई संख्या नेगेटिव चिन्ह के साथ आया ना तो यही कहलाता है अवास्तविक। कोई भी नंबर रूट के भीतर नेगेटिव चिन्ह के साथ आए तो वह वास्तविक होता है, रेस्ट सभी वास्तविक होता है। तो मूल जो है वह आपका इस तरह से भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, अवास्तविक भी हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन जो है वह कभी भी आपका इस फॉर्म में नहीं आएगा, हमेशा क्या होगा? वास्तविक होगा। ठीक है, तो जो अंतर हम लोग को यहाँ पे समझना था, पहली चीज कि मूल कैसा, मूल और सॉल्यूशन में क्या अंतर होता है, पहले हम लोगों ने वहाँ पे इसको समझा है। अब आगे देखिए, अब हम लोग यहाँ से ना नेचर ऑफ रूट और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट की बात करें यानी कि मूलों की प्रकृति, ठीक है, मूलों की प्रकृति, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेचर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ सॉल्यूशन दोनों जो है वह डिपेंड करता है डी के मान पर। दोनों किसके मान पे डिपेंड करता है? डी के मान पर। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं विवेचक। डी बराबर क्या होता है सर? डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो इसी के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल कैसा होगा, मूल की प्रकृति कैसा होगा, और साथ में हलों का संख्या कितना होगा। दोनों चीज आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर? दोनों चीज आपका डिपेंड करता है डी के ऊपर। और डी वास्तव में होता क्या है? डी वास्तव में होता है b² माइनस 4ac। तो किसी भी इक्वेशन में अगर डी का मान निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, आपको b² माइनस 4ac कर लेना है। ठीक है, अब चलिए, अब यहां पे कुल मिला के ना 3 कंडीशन आपको पढ़ना है जो बहुत ही ध्यान से हम लोग समझेंगे। पहला कंडीशन देखिए क्या है। पहला कंडीशन, अगर d का मान 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है? अगर d का मान 0 के बराबर आ गया। तो अगर d का मान 0 के बराबर आ गया ना, उस केस में देखिए क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? जो बेसिक फॉर्मूला है, x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे -b प्लस माइनस इस तरीके से रूट b² माइनस 4ac। तो इसको d लिख सकते हैं। बट्टा में क्या होता है? बट्टा में 2a होता है, यानी एक बार प्लस करना है और एक बार यहाँ पे क्या करना है? माइनस करना है। इसी चीज को हम ऐसे लिख लेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो -b एक बार प्लस लेते हैं, √b² माइनस 4ac, इसके लिए d लिखेंगे, और बट्टा में 2a। एक वैल्यू आपका ऐसे निकलेगा तो इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं अल्फा से, और दूसरा वैल्यू कैसे निकलेगा? नेगेटिव चिन्ह देने पर। तो -b यहाँ पे एक बार प्लस लिया, अब क्या लेंगे? -b² माइनस 4ac के बदले में d लिखेंगे, और बट्टा में क्या होगा? 2a होगा। तो इसी प्रकार से आपका क्या निकलेगा? x का वैल्यू निकलेगा। x के 2 वैल्यू में से एक को हम लोग अल्फा से, दूसरा को बीटा से, प्लस वाला को अल्फा से और माइनस वाला को बीटा से डिनोट किए। समझिएगा जो हम समझाना आपको यहाँ पे चाह रहे हैं। अगर d का मान 0 के बराबर आ गया, उस केस में देखिएगा क्या होगा। यहां पे देखिए, इस पार्ट को आप कर लीजिए 0, d का मान 0 के बराबर, तो यह पार्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यह पार्ट 0 होगा। गौर से देखिए, तो इस तरफ कोई कैलकुलेशन नहीं। क्या अल्फा का वैल्यू होगा? -b/2a। अल्फा का वैल्यू देखिए -b/2a, एक मूल तो निकल गया -b/2a। दूसरा मूल देखिए, जब आप d के जगह 0 रखिएगा तो यह पार्ट क्या होगा? 0। तो इस तरफ कोई कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या में से 0 को माइनस करिएगा तो यही वैल्यू हो जाएगा। मतलब अल्फा का वैल्यू भी -b/2a होगा और बीटा का वैल्यू भी -b/2a होगा। कब? जब d के स्थान पर 0 रखेंगे। अल्फा का मान भी -b/2a और बीटा का मान भी -b/2a। इसका मतलब कि अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो पहली चीज क्या होगा यहाँ पे? मूल जो होगा वह क्या होगा? मूल आपका समान हो जाएगा। ठीक है, दोनों मूल एक जैसा होगा। दूसरी चीज देखिए जरा सा कि मूल वास्तविक होगा कि अवास्तविक। तो रूट तो आपका, रूट वाला पार्ट तो हट जा रहा है। रूट में अगर कोई संख्या नेगेटिव चिन्ह के साथ आता है तभी तो वह अवास्तविक होता है ना। तो यहाँ तो पूरा का पूरा रूट पार्ट हट गया। इसका मतलब मूल क्या होगा? इसका मूल आपका यहाँ पे वास्तविक हो जाएगा। तो दो चीज यहाँ पे पता चल चुका है हम लोगों को कि मूल कैसा होगा। तो मूल समान होगा, साथ में वास्तविक होगा। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अभी भी पूछा जा रहा है। दूसरा चीज कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसी कंडीशन में हलों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, क्या पूछा जाए भाई हलों की संख्या कितनी होगी, सीधे हम हल लिखते हैं, समझ जाइएगा। हलों का संख्या कितना होगा तो आप देख लीजिए यहाँ पे x का जो 2 वैल्यू आता है उसी को हलों की संख्या बोलते हैं। तो अल्फा का मान भी -b/2a है और बीटा का मान भी -b/2a है। और हलों की संख्या में रिपीटेड वैल्यू को हम लोग एक ही काउंट करते हैं, मतलब काउंट नहीं करते हैं। तो -b/2a, दोनों -b/2a है, दोनों सेम ही है, यानी हलों का संख्या केवल 1 होगा। ध्यान रखिएगा, अलग अलग हल आता तभी तो 2 काउंट करते ना। यहाँ पे क्या हुआ है आपका? दोनों वैल्यू तो सेम ही आया है, तो इसको हम लोग एक ही काउंट करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि अगर d का मान 0 के बराबर आ जाए उस केस में मूल क्या होगा, मूल आपका समान होगा, साथ में वास्तविक होगा और हलों की संख्या यानी कि समाधान नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में आते हैं, देखिएगा कंडीशन नंबर 2, पहला कंडीशन देख लिए, दूसरा कंडीशन देखिए, अगर d का मान बड़ा हो जाए 0 से, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है। d का मान इस बार क्या ले लिए, d का मान 0 से बड़ा। आइए सबसे पहले इस पार्ट को हम लोग सुधारते हैं फिर से। यहाँ पे क्या था वैल्यू आपका, यहाँ पे वैल्यू आपका -b प्लस रूट अंडर डी, और यहाँ क्या था आपका माइनस रूट अंडर डी, यही वैल्यू था। अब देखिए अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाए, सोचिए जरा सा, अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाए उस केस में क्या होगा, यह वैल्यू तो आपका नेगेटिव नहीं होगा, यह वैल्यू क्या होगा आपका पॉजिटिव ही होगा ना। d का मान 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी वैल्यू लेंगे तो यह पार्ट क्या होगा पॉजिटिव, मतलब कि मूल जो होगा वह पहली चीज तो यहां से निकला कि मूल आपका वास्तविक होगा, ठीक है, अवास्तविक नहीं होना है, वास्तविक होगा। दूसरी चीज कि मूल समान होगा कि असमान, तो यहां से देखिए प्लस करेंगे तो अलग वैल्यू आएगा, माइनस करेंगे तो अलग वैल्यू आएगा, क्योंकि 0 तो है नहीं, कुछ ना कुछ जोड़ेंगे कुछ ना कुछ घटाएंगे तो वैल्यू अलग अलग आएगा। यानी मूल जो होगा अल्फा और बीटा का वैल्यू जो आएगा वह अलग अलग आएगा। तो पहली चीज मूल जो होगा वह क्या होगा आपका, रूट जो होगा वह असमान होगा, अलग अलग होगा, ठीक है, एक जैसा मूल आपका नहीं होगा। दूसरी चीज मूल वास्तविक होगा कि अवास्तविक, तो वास्तविक होगा। अवास्तविक तब होगा जब रूट के भीतर नेगेटिव चिन्ह, तो क्या यहाँ रूट के भीतर नेगेटिव चिन्ह आया है, नहीं आया है, तो मूल वास्तविक होगा। और तीसरा चीज हमें यहाँ पे यह पता करना है कि भाई हलों का संख्या बता दो क्या होगा, इस पे भी ध्यान रखना आप। हलों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन देख लीजिए, यहाँ से अल्फा का वैल्यू कुछ और आएगा, बीटा का वैल्यू कुछ और आएगा, देख लीजिए एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, यानी हलों का संख्या भी क्या होगा, हलों का संख्या भी 2 होगा। दोनों वास्तविक है, इस वजह से मूल भी 2 होगा, मूल तो आपका 2 होता ही है, हल भी क्या होगा 2 होगा। देखिए एक हल यह प्लस करने पर, एक हल माइनस करने पर, और रूट देख लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है तो क्या होगा, वास्तविक होगा। अब चलते हैं कंडीशन नंबर 3 में। तीसरे कंडीशन में आइए, देखिए वहां पे जगह नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर d का मान छोटा हो जाए 0 से, सोचिए जरा सा, d का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू, 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव वैल्यू होता है। तो अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो क्या होगा, d का मान जो होगा वह माइनस का हो जाएगा, -d, इस तरीके से नेगेटिव। और माइनस में रहने का मतलब होगा कि मूल क्या होगा आपका, वास्तविक की अवास्तविक, मूल अवास्तविक होगा। यानी अल्फा का जो वैल्यू आएगा वह भी अवास्तविक और बीटा का जो वैल्यू आएगा वह भी अवास्तविक। तो अवास्तविक जैसे ही हुआ तो यह हल में हम लोग काउंट नहीं करेंगे, मूल 2 जरूर निकलेगा इसका, लेकिन हल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहली चीज कि अगर d का मान 0 के बराबर होगा तो मूल जो होगा वह क्या होगा, समान तो होगा, सॉरी असमान तो होगा, प्लस करेंगे तो अलग वैल्यू, माइनस करेंगे तो अलग वैल्यू, असमान तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा वास्तविक की अवास्तविक, अवास्तविक होगा। d का मान 0 के बराबर कर लिए तो सॉल्यूशन, ठीक है, यहां पे देखिए अवास्तविक, ठीक है, चलिए चेक कर लीजिएगा, अवास्तविक होगा। इसके अलावा जो हल होगा वह कितना हो जाएगा सर, इस बार हलों का संख्या जो है वह आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू क्या आएगा, अवास्तविक आएगा, इमेजिनरी आएगा। और हमने आपसे कहा था कि मूल हमेशा क्या होता है, सॉरी हल हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। तो यहां पे देखिए जैसे ही d के बराबर 0 करिएगा मतलब नेगेटिव, तो यह वाला वैल्यू भी नेगेटिव, तो रूट के भीतर नेगेटिव, यहाँ भी रूट के भीतर नेगेटिव, बाहर रहे नेगेटिव पॉजिटिव उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन रूट के भीतर नेगेटिव रहने पर संख्या अवास्तविक यानी कि इमेजिनरी हो जाता है। और हल जो होता है वह कभी इमेजिनरी नहीं होता है। यहाँ देख सकते हैं हल यानी कि अल्फा और बीटा दोनों का जो वैल्यू आएगा वह दोनों का दोनों अवास्तविक है, इस वजह से इसको हम लोग हलों की संख्या में काउंट नहीं करेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन मूल में तो काउंट होगा, क्योंकि मूल तो आपका वास्तविक भी हो सकता है, अवास्तविक भी हो सकता है। तो प्लस करने पर अलग मूल, माइनस करने पर अलग मूल, यानी मूल असमान होगा, अवास्तविक होगा, हलों का संख्या 0 होगा। एक बार तीनों को अच्छी तरह से देख लेते हैं। अगर d का मान 0 होगा फिर क्या होगा, मूल समान हो जाएगा। d जैसे ही 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, अल्फा बीटा का वैल्यू सेम हो जाएगा, मूल समान होगा, वास्तविक हो जाएगा, क्योंकि रूट के भीतर तो नेगेटिव बनेगा नहीं। रूट के भीतर नेगेटिव तभी बनता है जब d का मान छोटा लेंगे, 0 से छोटा लेंगे तभी तो अवास्तविक होगा। अब अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल क्या होगा, असमान, 2 अलग अलग वैल्यू आएगा, अल्फा बीटा x का 2 अलग अलग वैल्यू आएगा, एक प्लस करने पर एक माइनस करने पर। साथ में वास्तविक होगा क्योंकि रूट के भीतर तो नेगेटिव लिए नहीं है, और हल का संख्या भी 2 आएगा। कब, जब d का मान बड़ा होगा 0 से।
और तीसरा कंडीशन, अगर डी का मान 0 से छोटा हो गया, मूल तो असमान होगा, अवास्तविक होगा, साथ में हलों का संख्या कितना हो जाएगा, हलों का संख्या 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट अच्छी तरह से ले लीजिए। इसी के ऊपर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा और आसानी से अब आप सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा, हम पता करते हैं इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में सारी चीज़ों को पता करते हैं कि हलों का संख्या कितना होगा। ठीक है, कोई एक ही चीज़ आपसे पूछा जाएगा, साथ में मूलों की प्रकृति क्या होगी। यहाँ देखिए हम निकालेंगे डी का मान। डी बराबर क्या होता है, बी ए स्क्वायर, तो बी के जगह 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4ac, तो 4 गुने ए के जगह 1, सी के जगह 5, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, 9 माइनस 20 कितना आ जाएगा, माइनस का 11। डी का मान नेगेटिव आया, डी का मान नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या होगा, देख लीजिए यहाँ पे डी का मान नेगेटिव आया मतलब लेस देन 0 है। नेगेटिव मतलब डी का मान छोटा है 0 से, मूल क्या होगा, असमान होगा, अवास्तविक होगा, हलों का संख्या कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या होगा कि मूल तो आपका असमान होगा, अलग अलग होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ में वास्तविक होगा कि अवास्तविक, तो अवास्तविक होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हलों का संख्या क्या होगा, सोचिए जरा सा, हल कितना हो जाएगा सर, इसका तो कोई भी हल नहीं निकलेगा क्योंकि मूल अवास्तविक यहाँ पे हो रहा है या फिर डी का मान छोटा है 0 से। जैसे ही डी का मान 0 से छोटा होगा कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे में, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है, डी का मान निकालिए, बी स्क्वायर, बी के जगह 10, 10 का स्क्वायर 100, माइनस 4ac, तो 4 गुने ए का मान 1 और सी का मान 25, 4 गुने 25 100, 100 माइनस 100 कितना आ गया 0। डी का मान 0 के बराबर, इसका मतलब क्या होगा, मूल क्या होगा, समान होगा। डी का मान 0 के बराबर आ गया तो मूल समान होगा, वास्तविक होगा, रूट के भीतर तो नेगेटिव बनेगा नहीं, वास्तविक हो जाएगा। अच्छा, अब आप बता दो यहाँ से हलों का संख्या यानी कि समाधान जो होगा, हलों की संख्या कितना हो जाएगा सर, हलों की संख्या तो यहाँ पे केवल 1 होगा क्योंकि डी का मान 0 के बराबर आ गया है। देखिए यहाँ पे डी का मान क्या है, 0 के बराबर, तो अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू सेम होगा। सेम वैल्यू होगा मतलब रिपीटेड वैल्यू तो हम लोग सॉल्यूशन में काउंट करते नहीं हैं, तो यहाँ पे हलों की संख्या क्या होगा 1। मूलों का संख्या ऑलवेज 2, लेकिन हलों का संख्या 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 0 कब होगा, जब डी बराबर होगा, सॉरी 0 कब होगा, जब डी का मान छोटा होगा, डी का मान छोटा होगा आपका कितना से, 0 से। वास्तविक कब होगा, जब डी का मान, सॉरी यहाँ पे देख लेते एक बार फिर से, देखिए डी का मान जब 0 के बराबर होगा, हल का संख्या कितना होगा 1। डी का मान बड़ा होगा 0 से, हल का संख्या 2, और डी का मान जब छोटा होगा 0 से तो हल का संख्या कितना हो जाएगा 0, मतलब एक भी हल नहीं। तीसरे में आइए, यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 बराबर 0। यहाँ पे आप डी का मान निकालिए, बी स्क्वायर तो माइनस 6 का स्क्वायर प्लस का 36, माइनस 4ac तो माइनस 4 गुने 1 गुने माइनस 7, माइनस 28, तो माइनस माइनस 28 प्लस 28 होगा, हाँ सर हो जाएगा। अब डी का जो वैल्यू आया है उसको देख के बताइए कि डी का जो वैल्यू है वह 0 से बड़ा है, बराबर है या छोटा है। तो पॉजिटिव मान है यानी कि 0 से बड़ा, नेगेटिव यानी कि 0 से छोटा। पॉजिटिव मान आएगा डी का, यानी डी का मान 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है इसका मतलब मूल क्या होगा, असमान होगा। अल्फा और बीटा का अलग अलग वैल्यू आएगा, मूल असमान होगा, साथ में मूल वास्तविक होगा। केवल डी का मान छोटा होगा तभी अवास्तविक होगा। और हलों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे हल भी 2 अलग अलग निकलेगा ना। डी का मान क्या है आपका 0 से बड़ा है, हल का संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल लेना है। ठीक है, चलिए अब कुछ पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, बोला एक्स स्क्वायर माइनस 4.5 के एक्स प्लस 13.5 के बराबर 0 के पुनरावृत्त मूल है। पुनरावृत्त मतलब एक ही मूल 2 बार आया, एक ही मूल 2 बार आया यानी कि मूल समान है। और मूल समान कब होता है, मूल समान होता है जब d बराबर किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। अच्छा, d बराबर 0 बोले या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 बोले, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, किससे पता चला, पुनरावृत्त मूल है इससे। पुनरावृत्त मतलब कि एक ही मूल रिपीट किया है, रिपीटेड मूल है। ठीक है, अब आप करिए बी स्क्वायर, तो b के जगह कितना है, x के गुना में कितना है 4.5 k है। ध्यान रखिएगा, k को छोड़िएगा मत। एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर के जो गुना में होगा ये का मान x के गुना में पूरा 4.5 k है। तो 4.5 का स्क्वायर करिए, 45 का स्क्वायर कितना होता है 2025, 2 अंक के बाद दशमलव, इसके भी अंतिम में 5 होता है, उसका स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं 25 लिखते हैं। और 45 को सोचिए, अभी पॉइंट मत सोचिए, 5 के लिए क्या लिखेंगे 25, और इसमें इसके अगले अंक से तो 4 पंचे 20, 20.25 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac,
तो 4 गुने ए के जगह 1 और सी के जगह 13.5, तो 13 चौके 52, 5 चौके 20, 54, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 54, कितना 54 के बराबर 0। समझिए फिर से बी स्क्वायर, बी के जगह जो भी वैल्यू है उसका किए स्क्वायर, 4.5 के का स्क्वायर किए, 4.5 के का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 20.25, और साथ में के लगा हुआ है तो उसके का तो स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या किए 4ac, तो 4 गुने 4ac, तो 4 गुने ए के जगह 1, सी के जगह 13.5, 13 चौके 52, 5 चौके 20, 54। सोल्व आइए इसको करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से भी हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। इसको 0 के बराबर करना है तो के का मान क्या होगा, ऑप्शन से सोचते हैं। क्या के का मान कहीं 0 दे रखा है, देखिए तो के जगह 0 डाल के देखिए, के जगह 0 डालिएगा, देखिए तो यह पार्ट भी 0 हो जाएगा, यह पार्ट भी 0 हो जाएगा, यानी LHS बराबर RHS हो गया। तो के का मान तो 0 होगा ही, तो के का मान 0 एकमात्र ऑप्शन में बोला है, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक तो सीधे आंसर हम लोग निकालिए, दूसरा सॉल्यूशन कर लेते हैं। 20.25 के स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए माइनस इधर आएगा तो प्लस 54 के हो जाएगा। के से काटिए, स्क्वायर कैंसिल, के का मान कितना होगा अब 54 बट्टा, यहाँ पे देखिए 54 बट्टा 20.25। अगर आप पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट अगर आप हटाते हैं यहाँ से, ऊपर में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। सोल्व करिए, 25 से काटिए, 25 अठे 200, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 9 से काटिए यहाँ पे, 9 छके 54, 18 से 9 से काटिए, 9 छके 54, और 9 नमा 81, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि ऊपर में 8 नीचे में 3, तो एक वैल्यू क्या होगा 8/3। तो के का दो मान पॉसिबल है, एक मान 8/3 और दूसरा मान के का क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 0 वाला रहे तो उस ऑप्शन को जरूर आप चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे में आइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 1.5 के एक्स प्लस 4.5 के बराबर 0 के आवर्तक मूल है, यानी कि मूल समान है। तो के का संतोषजनक मान क्या होगा, के का वैल्यू 0 दे रखा है ना, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। आइए चेक करते हैं। बी स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 2.25, 15 का स्क्वायर 225, 2 अंक के बाद दशमलव, ये स्क्वायर हो गया, माइनस 4ac, तो 45 चौके 180, यानी कि 18 के हो जाएगा, बराबर 0। बी स्क्वायर यानी कि 1.5 के का स्क्वायर, 4ac, ए के जगह 1, सी के जगह 4.5 के पूरा लीजिएगा, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे के का मान 0 रख के देखिए ना, LHS बराबर RHS हो जाएगा। 0 लीजिए तो यह पार्ट भी 0, के जगह 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 में इतना से गुना करेंगे 0, 18 गुने 0 0, LHS बराबर RHS, तो के का मान 0 है, वो ऑप्शन तो आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। दूसरा देख लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए। 2.25 के स्क्वायर बराबर क्या होगा यहाँ पे, और प्लस का 18 के, माइनस है उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस, काटे इसको, इससे यह कैंसिल हो गया। के का वैल्यू क्या होगा 18 बट्टा, इधर देख लिए 2.25 है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा, पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर में 100, 25 चौके 100, 25 नमा 225, 9 से काटिए 9 दूना 18, यानी कि 4 दूना 8, तो एक वैल्यू 8 और एक वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्या बोला है, यह जो इक्वेशन इसका कोई हल नहीं, तो के का मान क्या होगा। कोई हल कब नहीं होता है सर, कोई हल तब नहीं होता है जब डी का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वह लेस देन 0 होता है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यानी डी का मान छोटा होता है 0 से, तब कोई भी हल संभव नहीं होता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर करिए, बी के जगह देखिए कितना है आपका 2k, तो 2k का स्क्वायर करेंगे 4k स्क्वायर हो जाएगा, 2k का स्क्वायर करना है, माइनस 4ac, तो 4 गुने a के जगह 6 और के सी के जगह के, तो 4 छके 24 के, इसका मान क्या होना चाहिए लेस देन होना चाहिए 0 से। ठीक है, इस चीज़ को भी हम लोग चेक करेंगे, और यहाँ पे ज़्यादातर संभावना है इस टाइप वाला जो आंसर होगा वही आपका हो जाएगा। आइए बताते हैं क्यों ऐसा होगा। देखिए यहाँ पे पहले क्या बोला है कि के का मान बड़ा लेना है 0 से। अच्छा, के का मान बड़ा लेना है 0 से, अगर आप के का मान यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ पे के होगा ना 24 के नहीं लिख पाए हैं, देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 छके 24 के होगा ना, 24 के लेस देन क्या होना चाहिए 0 से। अब सोचिए जरा सा कि अगर आप यहाँ के का मान बोला है बड़ा लीजिए 0 से, तो 0 से बड़ा ना लेकर के अगर 0 से छोटा या 0 लेंगे तब क्या होगा। देखिए के का मान 0 लेते हैं तो यह पार्ट भी 0, यह पार्ट भी 0, इधर 0 हो जाएगा,
यानी इधर भी जीरो इधर भी जीरो, क्या यह इक्वेशन सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस तरफ वाला वैल्यू छोटा रहना चाहिए इधर से। जब के जगह जीरो लीजिएगा तो इधर भी जीरो इधर भी जीरो बराबर हो जाता है, यानी के का मान आप जीरो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा जीरो से छोटा अगर नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो क्या होगा? तो के का मान कोई भी नेगेटिव -1 लेके देखते हैं, तो -1 का स्क्वायर +1, तो 4 गुने 1 क्या हो जाएगा? 4, और -1 लेंगे तो -24, के का मान -1 तो 24 गुना -1 -24, तो माइनस माइनस यानी कि यह आपका प्लस हो जाएगा। 24 4 कितना? 28। इस तरफ वैल्यू जो है वह क्या रहना चाहिए? छोटा, लेकिन जैसे ही के का मान नेगेटिव लीजिएगा इस तरफ वैल्यू क्या आ जाएगा? बड़ा आ जाएगा, यानी के का मान हमें हमेशा क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इस टाइप वाला आप देख लीजिए, वही आंसर हो जाता है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, दूसरा वैल्यू निकालते हैं हम लोग। 4k² माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस, जो सिंबल है वैसे ही रहेगा, कैलकुलेशन हमें वैसे ही करना है जैसे आप = में करते हैं। सोल्व करिए, यहाँ पे k से k² कैंसिल, 4 छक्के 24, यानी k का मान छोटा होना चाहिए कितना से? 6 से। वही चीज़ तो हम लोग यहाँ पे किए हैं, विकल्प ए आंसर हो जाएगा। इसी विधि से आप अगर इसको सोल्व करते हैं, कोई समाधान नहीं है, सेम कंडीशन होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, जो ऐसा वाला होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखिए b² तो b के जगह k तो k² -4ac तो 4 तिया 12 के, कोई समाधान नहीं है तो लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब सोचिए कि क्या यहाँ पे हम k का मान 0 से छोटा ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, मतलब k का मान के का मान बड़ा होगा 0 से, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि 0 से छोटा लीजिएगा तो क्या होगा? देखिए लेके देख लीजिए, -1 लेते हैं, -1 लेते हैं, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, -1 लेते हैं तो इधर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और जैसे ही यह पॉजिटिव आया इसका वैल्यू बड़ा हो जाएगा 0 से, जबकि इसको 0 से छोटा होना चाहिए। बाकी सोल्व करके दूसरा वैल्यू आप निकाल सकते हैं, k² छोटा होगा 12k से, के से स्क्वायर कैंसिल, के का मान छोटा रहना चाहिए 12 से, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को भी आप चेक कर लीजिएगा, 0 वाला भी कंपैरिजन आप चलिए। तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन, इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।